तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 हम अल्लाह के फजल से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमारे साथ जो यूनिट था उसका नाम क्या था? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम सिर्फ केमिस्ट्री के हवाले से जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थी, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे और उन सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, जिसमें हमने एटम्स की बात की, मैटर की बात की, इसी तरह से हमने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की बात की, इसी तरह से हमने एसिड बेस को डिस्कस किया, ठीक है, और इसी तरह से जितने भी एटॉमिक मॉडल है उन सारे चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और बहुत आसान तरीके से डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ उसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ चुकी होगी। आज का जो हमारा यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर कहते हैं किसे है। केमिस्ट्री के साथ ऑर्गेनिक वर्ड जो यूज़ हुआ है, तो ऑर्गेनिक वर्ड से क्या मुराद है, तो इसको हम आसान अल्फाज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएंगी। सो आज के लेक्चर में हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कितने क्लासेस में इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, डिवीजन हुई है, कितने क्लासेस में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे कि हमारे साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसकी क्या क्या खसूसियात होती है, सही है। इसके अलावा हम आयुपेक सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, जो कि आपके इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इंशाल्लाह इसको हम सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स क्या है, सिंपल है। हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन की जो मिलाप है, मतलब स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या स्टडी ऑफ हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी ये क्या चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों पर डिटेल के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और इसको कंसेप्ट क्लियर करके अंडरस्टैंड करेंगे, सही है। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। जी सर। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हिस्ट्री को अगर हम देखें, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल और आसान हिस्ट्री है। किसको आवाज़ नहीं आ रही? बुशरा रहमान, आपको आवाज़ नहीं आ रही? काइंडली आप अपने माइक्स जो है वो देख लीजिए, मतलब जो माइक का सिंबल है उसको आप क्लिक करें और उसको जो है आप लगाएं, तो फिर आपको आवाज़ आएंगी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दरियाफ्त कैसी हुई थी, ये कैसे जो है इसकी स्टडी शुरू की गई थी, तो इसके हवाले से बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल एक स्टोरी है, ठीक है। पुराने ज़माने में एक ओशन हुआ करता था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा परिंदे जो है वो आया करती थी, ठीक है, और ज़्यादातर वो परिंदे, मतलब उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जो एक्सक्रीट, जो एलिमिनेटरी एलिमिनेटरी प्रोडक्ट था, ठीक है, मतलब जो पेशाब था वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो चुका था, ठीक है, और लोग उस कंपाउंड को, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? खाद के लिए यूज़ करते थे, फर्टिलाइज़र के तौर पर उसको यूज़ किया करते थे, और वहाँ से जो है वो लोग लेकर अपनी
खेतों में उसको यूज़ करते थे। तो फिर इसी तरह से कुछ अरसा गुज़रने के बाद एक साइंटिस्ट आए जो कि एक केमिस्ट थे। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज़माना भी आएगा कि ये जो नेचुरल खाद है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है ये ख़त्म हो जाएँगी। तो फिर हम कहाँ से अपने खेतों के लिए ये फर्टिलाइज़र लाएँगे? तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लेबॉरेटरी में जो है वो क्या किया, टेस्ट करना शुरू किए, ठीक है? और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते-करते उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार करना शुरू किया, ठीक है? उसको तैयार किया, प्रिपेयर किया, जिसको हम आजकल के ज़माने में यूरिया के नाम से उसको जानते हैं। तो ये एक थ्योरी थी, ठीक है? ये एक स्टोरी थी और की इसी कंसेप्ट को लेते हुए फिर जितने भी केमिस्ट थे तो उन्होंने फिर लेबॉरेटरीज़ में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रिपरेशन है उसको शुरू की और यूँ आज अगर हम देखें तो हमारे साथ हज़ारों, लाखों, करोड़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ठीक है? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये असल में हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है? ये हमारे साथ केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो कंपोजिशन होती है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल डिफिनीशन मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है जिसमें कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, properties, composition, reactions, and preparation of carbon containing compounds is called organic chemistry. Organic chemistry ये हमारे साथ केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन पर मुश्तमिल, यहाँ पर ये वर्ड आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। कार्बन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होता है, तो उन कंपाउंड की जब हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन मतलब बनावट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसके रिएक्शन के हवाले से जब हम स्टडी करते हैं और इसी तरह से किस तरह से ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? समझ आ गई इसकी, इस डिफिनीशन की समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? ओके, वेरी गुड। फिर मज़ीद आगे क्या कहते हैं? मज़ीद आगे कहते हैं कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट दे में आल्सो इंक्लूड एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर। कहते हैं कि जितने भी हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ़ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके साथ-साथ दूसरे एलिमेंट्स भी जो है इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है? नाइट्रोजन भी इसमें आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है। हैलोजन से मुराद हमारे साथ जो हैलोजन है जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं, ये हमारे साथ हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप में 4 एलिमेंट्स आते हैं, एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, ठीक है? इसी तरह से फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया और सल्फर। तो ये सारे एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो कौन से हैं? वो कार्बन और हाइड्रोजन है। सो वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाप से मिलकर बने हो, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन ये हमारे साथ क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद की बात करें तो आजकल के ज़माने में हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो 16 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है? ओवर 16 मिलियन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन। आजकल के ज़माने में 16 मिलियन से ज़्यादा कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं।
सही है? तो ये एक जनरल नॉलेज थी जो कि आप लोगों को याद रखनी है। असल जो आप लोगों को याद करने वाली जो चीज़ है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनिशन है और इसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही? ये क्यों सही है क्लियर सर, आवाज तो आ रही क्लियर नहीं आ रही आज। अच्छा जी, ये एक स्टूडेंट कह रही है मुझे क्लियर नहीं आ रही तो अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने किस तरह से सर डिफाइन हमारे पास करना तो है? क्लियर आ अगर रहा आपसे कोई पूछे जी कि सर, व्हाट इज़ क्लियर नहीं आ रही ऑर्गेनिक बिल्कुल। केमिस्ट्री क्लियर आ रही है? कट रही है सर, कट रही है कुछ सर। अच्छा जी, मैं ज़रा देखता हूँ सब्र करें को गौर से सुनें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिंपल अल्फाज में आपने उनको बताना है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारे साथ केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो उनके जब हम प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन रिएक्शंस और उनके प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। समझ आ गई? जी सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर एक और सिंपल डिफिनीशन है जो कि बिल्कुल वही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the study of carbon containing compound focusing on their structure properties reaction and synthesis is called organic chemistry। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि ये हमारे साथ केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो उसके जब हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज रिएक्शन और उसकी सिंथेसिस मतलब किस तरह से ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। It plays a crucial role in understanding and creating various substances like drug, plastics and fuel। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने में। जैसे कि आपके पास ड्रग्स हो गए, ठीक है? मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी ड्रग्स हैं, प्लास्टिक्स वगैरह हो गए और जितने भी फ्यूल्स हैं तो इसको बनाने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में भी और हर जगह पर इसका जो है यूज़ होता है। सही है? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड आप लोगों ने बार बार डिफिनीशन के दौरान जो है सुना। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। वैसे तो आपको पता चल चुका होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन जो है ये मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? या कार्बन जो है इसमें एक मेन कंपोनेंट होता है, मेन एलिमेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है पाया जाता हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको सिंपल डिफिनीशन दिया गया है जिसमें कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ केमिकल्स कंपाउंड primarily composed of carbon atoms often bonded with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and other elements is called organic compound। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक कंपाउंड बनाकर देता हूँ, मिसाल के तौर पर मीथेन कंपाउंड जो है ये मैं आपको बनाकर देता हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है? जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन जो है ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ CH4 है, CH4 है, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? इसने बॉन्डिंग बनाई होती है। एक हाइड्रोजन इस तरफ, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ,
तीसरा हाइड्रोजन इस तरफ और चौथा हाइड्रोजन नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्योरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक आपके पास सेंट्रल कार्बन है और इसके साथ जो है 4 हाइड्रोजन ने क्या की है, बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि ख़ास तौर पर कार्बन एटम से मिलकर बने हो और इस कार्बन एटम के साथ जो आपको नज़र आ रहा है ना, जो दरमियान में आप लोगों को नज़र आ रहा है जिसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की है, ठीक है? तो इस सेंट्रल कार्बन एटम के साथ दूसरे एलिमेंट ने क्या की हो, बॉन्डिंग की हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, सल्फर हो गए और दूसरे एलिमेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। समझ आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स Organic की? compound. Yes, sir. मजीद Yes, sir. आगे कहते हैं कि कार्बन्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म डाइवर्स एंड स्टेबल बॉन्ड्स एलो फॉर द इमेंस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें तो कार्बन जो है ये हमारे साथ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ बहुत आसानी से क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है और एक स्टेबल कंपाउंड जो है ये क्या करता है, बनाता है, ठीक है? सो कार्बन के साथ जब दूसरे एलिमेंट बॉन्डिंग करते हैं तो इसी तरह से इससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या आते हैं, वजूद में आते हैं। सो मेन डिफिनीशन आप लोगों के लिए ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ख़ास तौर पर कार्बन एटम से बने होते हैं और इस कार्बन एटम्स के साथ दूसरे एलिमेंट्स ने बॉन्डिंग की हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन, सल्फर और दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखें कार्बन बैकबोन, जो कार्बन सेंट्रल कार्बन एटम होता है ना जिसके साथ दूसरे एलिमेंट्स ने क्या होती है, बॉन्डिंग की होती है। तो इस सेंट्रल कार्बन को हम कार्बन बैकबोन कहते हैं। द कोर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बुनियाद होता है वो क्या होता है, वो कार्बन होता है, ठीक है? कार्बन बैकबोन होता है विच फॉर्म चेन ब्रांचेस एंड रिंग। इसी तरह से ये कार्बन जो है आपको चेंज के फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है, आपको ब्रांचेस के फॉर्म में भी मिलेगा और आपको जो है रिंग्स के फॉर्म में भी मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक ब्रांचिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता हूँ, ठीक है, या एक स्ट्रेट चेंज ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता हूँ। देखिए आप, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, 4 कार्बन पर मुश्तमिल मैंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब इस 4 कार्बन पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं क्या नाम दूँगा? तो 4 कार्बन पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए जो आयुपेक नेम दिया गया है, उसको हम ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? ब्यूटेन। सो ये हमारे साथ 4 कार्बन पर मुश्तमिल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको इसका जो पैरेंटल नेम होगा वो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। इसकी समझ आप लोगों को तब सही तरीके से आएँगी जब हम इंशाल्लाह आयुपेक सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर इसके साथ भी बॉन्डिंग है, ठीक है? इसके साथ भी ये बॉन्डिंग है और इसी तरह से कार्बन के ऊपर नीचे बॉन्डिंग हुई है। तो ये मैंने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया है और ये हमारे साथ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी तरह से इसके साथ जो यहाँ पर हाइड्रोजन बने होते हैं तो ये आपके साथ क्या है, ये ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह से बिल्कुल इससे रिंग और सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। तो जो कार्बन एटम होता है ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक बैकबोन के तौर पर रोल प्ले करता है, ठीक है, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। So carbon can form a stable covalent bonds with other carbon atoms creating intricate structure, ठीक है, जितने भी कार्बन एटम होते हैं तो ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और इसी तरह से अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसकी समझ आ गई? जी सर। ओके, वेरी गुड। मजीद आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है जी?
सर प्रीवियस में इंट्रिकेट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इंट्रिकेट स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देता है जो कि फुल ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है? जिसमें आपके पास उस कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी तरह से आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है? एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसको आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस भी करेंगे। तो इससे मुराद इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है? इंट्रिकेट स्ट्रक्चर से मुराद ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ। हाइड्रोकार्बन की भी मैंने आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन की है कि हाइड्रोकार्बन्स ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो कंपाउंड जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो। तो ऐसी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है? मीथेन का CH4। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक आपके पास कार्बन है और 4 इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं और ये हमारे साथ हाइड्रोकार्बन है। मीथेन जो है ये आपको नेचुरल गैस में मिलेगा। हमारा जो नेचुरल गैस है ना, जो सुई गैस जिस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? कुकिंग वगैरह के लिए। तो ये किस चीज़ से बना है? ये मीथेन से बना है, ठीक है? नेचुरल गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। इसी तरह से ईथेन की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन की, जिसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? इसका अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऐसा होता है। 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? और ये दरमियान में आपके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनी हुई है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान। तो ये क्या है? ये आपके पास ईथेन है और ये हमारे साथ क्या है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ आ गई इसकी? ये पर्पल कलर चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम एग्जाम्पल ले तो इसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है? इसी तरह से फैट्स हो गए, फैट्स से मुराद लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? जो कि हमारे साथ क्या है? बेसिक मॉलिक्यूल है लाइफ के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के सर्वाइवर के लिए ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये क्या है? ये हमारे साथ बेसिक मॉलिक्यूल है। किस चीज़ के लिए? सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। समझ आ रही है ना आप स्टूडेंट्स को? जी सर। Organic compounds also include petroleum and natural gas, which are the main component of fossil fuels. इसी तरह से जितने भी fossil fuel है, fossil fuel से क्या मुराद है? fossil fuel से मुराद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी डेथ हो चुकी हो और उस पर हज़ारों साल गुजरी हो, ठीक है? तो वो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। किस चीज़ में? नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम फार्म में वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इस फॉसिल फ्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है? जो एक्सटेंट मटेरियल होता है जो कि ज़मीन के अंदर हज़ारों सालों से पड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हो गई, नेचुरल गैस, ये भी हमारे साथ क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। सलोनी पजामा पाया था अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के हवाले से अब हम बात करेंगे, ठीक है? इसके मुख्तलिफ क्लासेस हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। Organic compound can be classified into various categories
based on their structure, functional group, properties. Here are some common classification. Organic compound जो है ये बहुत सारे कैटेगरीज में जो है इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। किस चीज़ की बुनियाद पर? इसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, इसके फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर और इसके प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन जो है आपको अब समझाई जा Okay, रही Vayama, है। please. सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाप से बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में जो हमारे साथ सब कैटेगरीज आती है, तो पहले नंबर पर आपके पास अल्केन्स है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये जो है सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है, इसी तरह से इथेन हो गया, इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसी तरह से फिर आपके पास ऑक्टेन आ जाता है, नोनेन आ जाता है एंड डिकेन। ये सारे क्या है? ये सारे आपके पास आयुपेक नेमिंग सिस्टम है, जो कि आयुपेक ने क्या किया था? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन नंबर्स। ठीक है, कार्बन की तादाद की बुनियाद पर इसको ये नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, और इसके सिंगल बॉन्ड की वजह से। तो अल्केन ये हमारे साथ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है आपके पास क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। जी जी। Right? अच्छा जी, हाँ ਸਮਝੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ क्वेश्चन अगे सारा मैच जो कर लेंदी पर घर बड़े कपड़े ने काइंडली ये माइक्स जो है अपने म्यूट किया करें, मैं क्या आप लोग जो पता है नहीं अगर वैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अल्केन्स की पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है माइक तो बंद अल्केन कर के हवाले से क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, कि इसमें क्या होता है? दो कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, या जितने भी कार्बन्स एटम होते हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। फिर इसी तरह से आपके पास अल्कीन आ जाता है। अल्कीन जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इसमें जितने छुट्टियां भी कार्बन एटम होते हैं तो कब तकरीबन कम अज कम एक कार्बन कोई कार्बन नहीं एटम के दरमियान जो है एक डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी तौर पर आपको देखने को मिलता है अल्कीन्स में, जैसे कि इथीन हो गए, ठीक है, प्रोपीन हो गए, ठीक है, ब्यूटीन हो गए। इसी तरह से ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसी तरह से अल्केन ये भी हमारे साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसके तकरीबन दो कार्बन एटम्स के दरमियान कम अज़ कम एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी तौर पर आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बनाकर देता हूँ, इसको ज़रा गौर से देखें। कार्बन अल्केन में कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, सारे कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड आपको मिलता है। ठीक है, इसी तरह से अल्कीन में जो है दो कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, और जो अल्काइंस है, ठीक है, तो दो कार्बन के दरमियान आपको क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए ये चीज़ें याद रखनी है कि अल्केन्स मतलब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनके कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। जो अनसेचुरेटेड अल्कीन्स होते हैं इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइंस है तो इसके दो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखनी है, और यही जो है आपके एग्जाम में इसी के हवाले से आपसे पूछेंगे। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप जो है ये हमारे साथ क्या होता है? ये हमारे साथ एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, या ग्रुप होते हैं जो कि क्या करती है? अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, अल्कोहल की
हाइड्रोक्सल ग्रुप की। तो अल्कोहल जो है ये आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके पास इथेनॉल हो गया, ठीक है। अल्डिहाइड्स हो गए, अल्डिहाइड जो है ये हमारे साथ किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हाइड्रोजन और डबल बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करनी है, सीखनी है। जैसे मैंने सीखा है बिल्कुल आप लोग भी सीख सकते हैं, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है। मैं आप स्टूडेंट्स के साथ इसके हवाले से पिक्चर वगैरह शेयर करूँगा, तो इंशाल्लाह अगर आप उसको एक दफ़ा भी देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसी तरह से कीटोन हो गया, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्डिंग, ये आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो कि एसीटोन में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्डिंग इसने की होती है और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से एमीन हो गया, जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन और एमाइन ग्रुप का क्या होता है, बॉन्डिंग हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एन और एच, एक एच ये हो गया, ठीक है, और एक एच ये हो गया, तो ये आपके पास क्या है, एमीन ग्रुप है। तो ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो वो क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे साथ किस तरह से क्लासिफिकेशन हुई है। तो फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर भी इसकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, और इनमें जो है सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे कि अगर बेंजीन के हम स्ट्रक्चर को देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, ठीक है, फिर ये कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन और फिर ये। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये डबल बॉन्डिंग यहाँ पर हुई है, फिर सिंगल है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हुई है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग जो है सीख जाएंगे जब वो टॉपिक आएंगे जो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ाऊँगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, कंटेन अ रिंग स्ट्रक्चर विद एटम अदर देन कार्बन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन इसमें कार्बन नहीं होते, ठीक है, इसमें जो है कार्बन नहीं होते, कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स इसमें पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट, सो कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स इसमें पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं, तो इस वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ क्लासेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसी तरह से पॉलीमर्स है, ठीक है, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स, पॉली मीन मैनी एंड मर्स मीन सब्सटेंसेस। तो पॉलीमर्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मोनोमर्स मतलब वन वन यूनिट से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं। सो पॉलीमर्स आर लार्ज मोलिक्यूल फॉर्म बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट मोनोमर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल होते हैं जो कि छोटे छोटे यूनिट्स के मिलाप से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गई, जैसे कि पॉलीथीन हो गई, पॉलीटेलीन हो गई, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को। यस सर। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी यस हमने सर। अभी पढ़ा, इसमें आपके पास शुगर, स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं, एग्जाम्पल है, क्लासिफाई एज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने, ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, डाइसेक्राइड जो कि दो ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बने होते हैं, तो उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉली मीन मैनी, सेक्रम मीन शुगर, तो वो सब्सटेंसेस जो कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से बने हो तो उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। आगे इसका भी यूनिट आने वाला है इंशाल्लाह, डिटेल के साथ उसको हम पढ़ेंगे, सही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बस आप लोगों ने इसी तरह से याद करना है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से आइसोमेरिज्म ये एक अलग क्लास है हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसको भी हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट इसकी डिफिनीशन हो रही है, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म की बुनियाद पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हुई है, जिसमें हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सारी चीज़ें हमारे साथ आइसोमेरिज्म की सब कैटेगरीज में आती है। अच्छा जी, अभी क्लास ख़त्म होगा तो फिर हम दोबारा से 10 मिनट बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जैसे कि अभी भी हमने मुख्तलिफ़ क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कस किए। इसमें आपके पास जो सिंपली चीज़ें आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में, तो ये 2 क्लासेस पर डिवाइड हुई है। पहला जो क्लास है उसको हम क्या कहते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा जो हमारे साथ क्लास है उसको हम साइक्लिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? अब अगर हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो इसकी मज़ीद जो है 2 क्लासेस में डिवीज़न हुई है, तक़सीम हुए हैं, जिसमें एक आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आते हैं और एक आपके पास ब्रांच चेन कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर साइक्लिक कंपाउंड्स को हम देखें तो इसकी भी हमारे साथ मज़ीद 2 क्लासेस में डिवीज़न हुई है, जिसमें एक हमारे साथ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक ऑलरेडी आप लोगों ने अभी पढ़ा कि ये वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन इसमें नहीं होता, ठीक है? तो इस वजह से इसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो इसकी मज़ीद डिवीज़न हुई है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड से क्या मुराद है? ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल ये क्लासिफ़िकेशन जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, सही है? अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आई है कि नहीं? यस सर। कोई मुश्किल है इसमें? नो सर। सर समझ आ रही है लेकिन मिक्स हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, फ़र्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप इसको दोबारा सुनेंगे, लेक्चर को देखेंगे और फिर आप उसको रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को पानी की तरह ये आसान हो जाएगा, ठीक है? बस आप लोगों ने कोई ज़्यादा ज़ोर अपने दिमागों पर नहीं लगाना, बस जैसे मैंने आप लोगों को बताया है बिल्कुल यही बातें अगर आप लोग याद कर लें और आपको थोड़ी-सी भी इंग्लिश जो है वो समझ में आती हो, तो एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए पानी की तरह आसान होगा, ठीक है? एग्ज़ाम में यही बातें आपको बताई गई होगी और सिर्फ़ आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, यही बातें आपसे पूछते हैं और कोई भी चीज़ वो नहीं पूछते। आउट ऑफ कोर्स वो कोई भी चीज़ नहीं पूछते, सही है? यस सर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों के लिए मैंने जो यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ बनाए हैं तो इंशाल्लाह जब वो आप लोग याद करेंगे तो जब उसको आप लोग देखेंगे तो उसको देखते ही आप लोगों को ये लेक्चर जो है याद आएगा, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं तो वो इन्हीं टॉपिक्स को लेते हुए मैंने क्या किए हैं, एमसीक्यूज़ बनाए हैं। टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं, ठीक है? यूनिट वाइज के अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं एक एक टॉपिक पर। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उससे भी, ठीक है? तो उसके जब बुक रेडी हो जाए तो वो मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग वो फिर अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं। Properties of organic जिस compound can vary widely, but here are some general characteristics. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें, खसूसियात के हवाले से बात करें, तो इसके हमारे साथ बहुत सारे खसूसियात हैं, लेकिन जो कॉमन, जो जनरल, जो आम खसूसियात है उसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खसूसियत अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की देखें तो वो है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग कंपाउंड। पहले जो हमारे स्टार्ट के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें
कम एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स नहीं होते। लेकिन जो ही हम आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, कार्बन की तादाद में इजाफ़ा होता जाता है। इसी तरह से इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसमें चेंजेस होती जाती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ जैसे-जैसे इंक्रीज़ होता है, जैसे ही स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो उसी तरह से इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या आती है, तब्दीली आती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता रहता है। सो यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट अ रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि हमारे साथ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो कि स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये हमारे साथ छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगी तो वो एक होंगी। ठीक है, लेकिन जो ही हम इसका साइज बढ़ाते हैं, साइज से मुराद इसमें जो ही हम कार्बन एटम को ऐड करते जाते हैं, जो ही इसका हम ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है, तो ब्रांचेस बनाने की वजह से इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा हो जाता है, इसके साथ मोलिकुलर साइज भी बढ़ जाती है। और एटम्स के दरमियान या एलिमेंट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। सो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो इसकी जो मोलिक्यूलर साइज है, इसकी जो स्ट्रक्चर और जो इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस है, मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इन तीनों चीज़ों पर क्या करती है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों की वजह से चेंज होती रहती है। सही है। इसी तरह से सोलबिलिटी की अगर हम बात करें, सोलबिलिटी किसे कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड टू डिजोल्व इन अ सोल्यूशन। किसी भी कंपाउंड की वो एबिलिटी जिसमें वो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है, हल होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलबिलिटी कहते हैं। तो हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये भी डिपेंड करती है किस चीज़ पर, पोलैरिटी पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी पर। ठीक है, सो पोलर कंपाउंड लाइक अल्कोहल आर ऑफन सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। जितने भी हमारे साथ पोलर कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गए, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। और इसी तरह से पानी जो कि हमारे साथ नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सोलुबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, लाइक मतलब वो फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव डाइवर्स डेंसिटी। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी जो डेंसिटी होती है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जनरली हाइड्रोकार्बन्स आर लेस डेंस देन वाटर, ठीक है, बट दिस कैन वेरी डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन की जो डेंसिटी होती है ये वाटर से क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी से क्या मुराद है, डेंसिटी से मुराद मास पर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कितनी जगह एक मास ने जो है कितनी जगह घेरी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स की जो डेंसिटी है ये वाटर से कम होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये डेंसिटी जो है ये भी डिपेंड करती है किस चीज़ पर, फंक्शनल ग्रुप पर और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। सही है। अच्छा जी, मज़ीद अगर हम आगे बढ़े, अगर रिएक्टिविटी के हवाले से हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन अंडरगोज वेरियस केमिकल रिएक्शन। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करती है, जिसमें आपके पास कंबस्चन आ जाता है, ठीक है, मतलब जलना। एडिशन रिएक्शन हो गया, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया, जिसमें क्या होते हैं, सब्सटीट्यूएंट बनते हैं, ठीक है, ब्रांचेस बनते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गए, ठीक है। Reactivity is influenced by functional group and bond
टाइप। इसी तरह से जो रिएक्टिविटी है तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ की वजह से इफ़ेक्ट होती है, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से इफ़ेक्ट होती है। और इसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है उसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल बॉन्डिंग है, लैंथन डिस्पर्जन बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है। तो इस किस्म की बॉन्डिंग की जो है इस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और इसी के बेस पर वो क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस करती है। इसी तरह से अगर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी से मुराद ये है कि बिजली को पास करने की एबिलिटी इसमें है या नहीं, ठीक है, इससे बिजली पास होती है या नहीं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती, वो नहीं गुजरती, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। समझ में आ रही है आप स्टूडेंट्स को? सर डेंसिटी का दोबारा बता दें। डेंसिटी से क्या मुराद है, डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब यह है कि एक चीज़ ने कितनी जगह घेरी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास जो है मौजूद है, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। सो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो जनरली अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो हाइड्रोकार्बन्स की जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये लेस होती है वाटर से कम जगह जो है ये घेरती है और इसका वज़न भी कम होता है। लेकिन ये डेंसिटी जो है ये भी डिपेंड करती है किस चीज़ पर, फंक्शनल ग्रुप पर और मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। अगर मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास ए से हो तो इसकी वजह से जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। सही है? जी सर, थैंक अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आगे हम जितने भी इस यूनिट में टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है आप लोगों को ज़्यादा कॉमनली जो है दिखने में आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग फंक्शनल ग्रुप के डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद फिर आगे जो है आप लोग प्रोसीड करें। सही है? ओके जी, हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? सिंपल डिफिनीशन है, अ फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स within a molecule. They determine its chemical properties and reactions is called functional group. functional group क्या होता है? functional group ये हमारे साथ एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, जिसके ज़रिए हम उस मॉलिक्यूल की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, और उसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर दूँ और इसका फंक्शनल ग्रुप में आपको समझाऊँ, तो जैसे कि मैं मीथेन, ईथेन ईथेन या चलिए प्रोपेन का फंक्शनल ग्रुप में आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। 3 कार्बन पर मुश्तमिल ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो यहाँ पर अगर आप देखें 3 इसके साथ हाइड्रोजन हो गए, 3 इसके साथ हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। एक हाइड्रोजन नीचे हो गया और एक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर क्लोरीन, इसको ये हमारे साथ क्या हो गया, क्लोरीन एलिमेंट को मैंने ऐड कर लिया। अब वैसे अगर हम देखें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पेरेंटल नेम होगा वो क्या होगा, वो प्रोपेन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे जो है सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे साथ प्रोपेन है, अल्केन फैमिली से है। लेकिन अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो क्लोरीन है। सो ये क्लोरीन आपके पास क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। सो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इस पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसका क्या हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम
और इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अगर आपसे आपके टीचर पूछे कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, तो आपने सिंपल अल्फाज में उनको बताना है कि सर, फंक्शनल ग्रुप ये हमारे साथ एटम या ग्रुप पर मुश्तमिल एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन है इस फंक्शनल ग्रुप में? हेलो? सर ये जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको प्लीज सर आप जब फिनिश कर देंगे तो हमें एक दफा बता दीजिएगा कि इसको इजी वे क्या है याद करने का, क्योंकि इतने फार्मूलाज और इतना सब कुछ है तो ये सब मिक्स हो रहा है। देखिए, ईज़ी जो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे आसान है और मैं बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों से पूछ-पूछ कर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि हर एक चीज़ की आपको समझ आ जाए। अभी मुझे पता है मिक्स हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम मैं क्लास ले रहा हूँ, उसी टाइम आप लोगों को पूरा लेक्चर जो है वो याद हो जाए। आप लोगों से अभी मिक्स हो रहा होगा, लेकिन जब इंशाल्लाह क्लास ख़त्म होगा और फिर आप इसको एक बार फिर देखेंगे, तो इंशाल्लाह जितनी भी बातें आप लोगों से मिक्स हुई होंगी वो सारी आपको क्लियर हो जाएंगी और हर एक चीज़ की आपको समझ आ जाएंगी। सो इसके लिए जो है आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ज़ाहिर बात है, इतने टॉपिक्स हम एक ही साथ पढ़ रहे हैं तो मिक्स तो होंगे ना। ये जब आप खुद बैठेंगी, लेक्चर को दोबारा से एक बार देखेंगी और फिर उसको आप स्लाइड से रीड करेंगी, याद करेंगी, तो फिर आपसे मिक्स नहीं होंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। बस जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके को आप लोग यूज़ करते हुए याद करें, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। सही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। सो हम आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इम्पार्ट स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही बात है कि जो हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं कंपाउंड में, ठीक है, तो इसकी मौजूदगी की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ख़ास किस्म के खसूसियात जो है वो क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी ख़ास केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन जो है वो फिर क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। सो here are some common functional ग्रुप्स विद एग्जाम्पल। अब फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सल ग्रुप से क्या मुराद है? मतलब वो कंपाउंड जिसमें आपको किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पर दोबारा से प्रोपेन का एग्जाम्पल देता हूँ, सही है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ये वही आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका तरीका भी मैं इंशाल्लाह दूसरे क्लास में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, एक एक स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा, तो पानी की तरह आप लोगों को आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आसानी से बना रहा हूँ बगैर किसी को देखे हुए, किसी चीज़ को देखे हुए, इसी तरह से आप लोग भी फिर बना सकेंगे। सो हाइड्रोक्सल ग्रुप में इसको ऐड कर रहा हूँ एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ऐड कर लिया, ये आपके पास आ गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ओ एच। देखिए हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये ओ एच इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो यही ओ एच मैंने ऐड कर लिया किसके साथ, प्रोपेन के साथ। तो इसको अगर अब हम प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोपेन नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम प्रोपनोल करेंगे, क्योंकि इसके साथ ये अल्कोहल ग्रुप जो है, ओएच ग्रुप जो है, ऐड हो गया। प्रोपनोल इसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउंस करेंगे प्रोपनोल, NOL। या इसको आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि प्रोपेन है, ठीक है, पेरेंटल नेम इसका प्रोपेन हो गया। और फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, कार्बन नंबर 2 पर है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, टू प्रोपनोल, ठीक है, टू प्रोपनोल, टू प्रोपनोल, सही है।
2 से क्या मुराद है? 2 से मुराद ये है कि हमारे साथ जो OH नो से मुराद हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो जो OH है ये हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पर है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में आएँगी, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपके साथ कार्बोनाइल सर फंक्शनल ग्रुप है। जी। सर ये आपने जो कार्बन के ऊपर OH अटैच की है, तो ये हाँ। OH इकट्ठा अटैच होगा कि O अलग अटैच होगा और H अलग अटैच होगा? देखिए, ये ब्रांचेस के फॉर्म में होते हैं। आप अगर इसको जो है इकट्ठा भी आप इसको क्या करें, अटैच करें, तो ये आपके साथ बिल्कुल इसी तरह से आएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्लियर जगह पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर अगर आप OH भी करें तो फिर भी वही स्ट्रक्चर बनता है। देखिए इसको अगर आप मज़ीद ओपन करें तो इससे वही स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की है तो इसको हमने ओपन कर लिया, ये आपके पास वही स्ट्रक्चर बन गया। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर ए से होते हैं, ठीक है? अगर इसको हम डिटेल के साथ बनाते हैं तो स्ट्रक्चर जो है ये सारे आपके साथ ए से ओपन होते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब लिखते हैं ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। बाकी इसको अरेंज करना फिर इसी तरह से एक-एक के साथ बॉन्डिंग और डबल बॉन्डिंग वगैरह ये हम खुद से करते हैं जब इसको हम स्टडी करते हैं। सही है? ओके सर। ओके जी, वेरी गुड। सो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट हाइड्रोक्सल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? जैसे कि हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया, सही है? कार्बोनाइल ग्रुप हो गया जो कि अल्डिहाइड में पाया जाता है, जैसे कि फॉर्मअल्डिहाइड हो गया, ठीक है? फॉर्मअल्डिहाइड में यहाँ पर अगर आप फॉर्मअल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये आपके पास कौन-सा है इसका फंक्शनल ग्रुप? इसका फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये है, HCHO, ठीक है? HCHO मतलब ये है कि कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? और यहाँ पर डबल बॉन्ड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास फॉर्मअल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन गया है। फॉर्मअल्डिहाइड क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल है, फंक्शनल ग्रुप है, सही है? इसी तरह से कीटोन हो गया, ठीक है? कीटोन है, कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है? जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोक्साइल ग्रुप किस तरह, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं आपको बनाकर दूँ ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये कैसे होता है? ये हमारे साथ बेसिकली ऐसे होता है। एक कार्बन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और इसी तरह से एक आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कार्बोनाइल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। तो देखिए ये मज़ीद आसान हो गया, ठीक है? तो जैसे आप लोगों को आसान हो वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता हो कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी इस तरह का बॉन्ड जो है वो मौजूद है। सही है? सर सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और ये आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास ऑक्सीजन आएगा एक और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा। सो ये एक बॉन्ड जो है यहाँ फ्री रहता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग होती है, तो 2 बॉन्ड ये हो गई और 2 ये हो एक ये हो गए, तो 3 हो गए, एक वाला रह गए। तो टोटल एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि एक कार्बन जो है, एक सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो एट अ टाइम कितने बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है? तो वो एट अ टाइम जो है 4 बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है? 4। 4 बॉन्डिंग कर सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सही है? क्लियर है? यस सर। वेरी गुड।
इसी तरह से अगर आप नीचे देखें इमाइनो ग्रुप है, इमाइनो ग्रुप ये आपके पास क्या है NH2 है, NH2 है। NH2 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दूँ तो NH2 का स्ट्रक्चर क्या है? NH2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की होती है। लेकिन अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कार्बन विद NH2 इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है? कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को जो है याद हो जाएँगी और आप लोग इसको सीख भी जाएँगे इंशाल्लाह जब हम इसके टॉपिक्स पर आएँगे। सो अब हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ। व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट में ही हमने एक खुलासा जो है वो पढ़ा था, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता जो है ये आपके पास वो कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइड्रोजन और कार्बन एटम के मिलाप से बनते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब आपके टीचर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? सिंपल ही आपने कहना है, ज़्यादा डेफिनिशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना आपको इंग्लिश आता है इंग्लिश में करें या अगर उर्दू में आप करना चाहते हैं तो उर्दू में करें, ठीक है? पश्तो में भी कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन सॉरी कार्ब वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? समझ आ गई? यस सर। ओके, तो ये डेफिनीशन आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में आपसे किस तरह का एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में आपको कहा गया होगा कि डैश इज़ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग सोली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम मतलब डैश इज़ अ कंपाउंड जो कि सिर्फ़ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो, तो वो कौन-सा कंपाउंड है? वो आपके पास हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या किस तरह से पूछ सकते हैं या आपसे एमसीक्यूज़ में ऐसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंटेन हाइड्रोकार्बन में क्या-क्या होता है? आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन या कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आप लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन पर क्या करना है? टिक कर देना है, ठीक है? या सर्कल को जो है उसको ऐसे फिल कर लेना है पूरा। तो ये आपका एमसीक्यूज़ करेक्ट हो जाएगा। सही है? They are fundamental in organic chemistry and can be classified into different type based on the type of bond they have ठीक है इसी तरह से जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है इसकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है फंडामेंटल से मुराद बुनियाद है ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने क्या डिफिनीशन की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने यह डिफिनीशन की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारे साथ केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड की स्टडी करते हैं सो कार्बन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपाउंड्स में सो कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हमारे साथ बहुत सारे हैं ठीक है तो उनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका केमिकल रिएक्शन उनकी बॉन्डिंग ये सारी चीज़ें उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन का जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बुनियाद है ठीक है कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है ठीक है और इसी तरह से ये मुख्तलिफ क्लासेस में इसकी क्लासिफिकेशन हुई है किस चीज़ की बुनियाद पर टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पर कि इन कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग है आयोनिक बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लंदन डिस्पर्जन बॉन्डिंग है ठीक है मेटेलिक बॉन्डिंग है जो ये हमारे साथ बॉन्डिंग के टाइप्स है जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था ऑलरेडी अगर आपको याद हो The two main types are aliphatic hydrocarbon and aromatic hydrocarbon. फिर हाइड्रोकार्बन के जो दो मेन टाइप्स है इसमें एक आपके पास एलिफेटिक होते हैं और एक आपके पास एरोमेटिक होते हैं ठीक है सो इसको अब हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक क्या है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आपके पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं जिसमें आपके पास अल्कीन आ जाता है ऑलरेडी हमने पढ़ा था जो कि सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं जिसके कार्बन कार्बन एटम के दरमियान क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है ठीक है तो ये क्या होते हैं सेचुरेटेड होते हैं जैसे कि मीथेन हो गया इथेन हो गया
इसी तरह से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपके पास अल्कीन्स आ जाते हैं और अल्काइन्स आ जाते हैं। अल्कीन्स के 2 कार्बन के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से जो अल्काइन है उसके कम से कम 2 कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लाजमी तौर पर आपको मिलेगा, तो उसको फिर हम अल्काइंस कहेंगे, ठीक है। कंटेंट डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड अल्कीन्स में होता है और ट्रिपल बॉन्ड जो है अल्काइंस में होता है, जैसे कि इथीन और प्रोपाइन। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप लोग कल के लेक्चर में पानी की तरह से सीख जाएंगे। आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ताकि आप लोगों को इसकी डिफिनीशन जो है वो समझ में आ जाए। तो कल का लेक्चर आप लोगों के लिए फिर पानी की तरह आसान होगा। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैव स्पेसिफिक साइक्लिक स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अगर आपको याद हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना कर दिया था कि आपके पास क्या ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और इसी तरह। सो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ हो गई, एक सिंगल हो गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ हो गई, एक सिंगल हो गया और फिर डबल बॉन्ड ये हो गई। सो अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड से मुराद ये है कि एक दूसरे के पीछे डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे साथ जो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ आ रही है इसकी? ओके, वेरी गुड। कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक गैसोलीन्स, नेचुरल गैस एंड डीजल्स। They play a crucial role in various industries and are the foundation for many organic compounds. कोई क्वेश्चन है? सर सर ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की समझ नहीं आई, वो बता दीजिएगा। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड से क्या मुराद है? सेचुरेटेड से मुराद ये है कि ये हमारे साथ स्टेबल होते हैं, ठीक है। मतलब इनके चारों बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है, उन्होंने बॉन्डिंग की होती है, फिल होती है, ठीक है। अनसेचुरेटेड से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जो कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, ठीक है। वो मज़ीद रिएक्शंस करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये रिएक्शंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टेबल होते हैं। स्टेबल से मुराद ये है कि ये एडजस्ट हो चुके होते हैं, इनको मज़ीद किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये रिएक्शंस नहीं करते, तो इस वजह से इनको हम सेचुरेटेड कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड जो है ये अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होने के लिए ज़ाहिरी बात ये रिएक्शन करेंगे ना दूसरे कंपाउंड्स एलिमेंट्स के साथ, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ फर्दर रिएक्शन करने की काबिलियत रखते हैं और अनस्टेबल होते हैं। सो स्टेबल होने के लिए ये लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस करते रहते हैं, तो इस वजह से इसको हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। समझ आ गई? यस सर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। सो हाइड्रोकार्बन जितनी भी है ये फॉसिल फ्यूल लाइक गैसोलीन, नेचुरल गैस, डीजल, इनका क्या होता है, बुनियादी कंपोनेंट है ये हाइड्रोकार्बन। ये गैसोलीन हो गए, नेचुरल गैस, डीजल, ये सारी चीज़ें हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, बनते हैं, और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं।